मेरा नाम शफ़क़त अली है जी। मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। उसके साथ साथ लोगों को एक क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उनके थ्रू मैं प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हर केस जो है वो कोर्ट में आने के लिए नहीं बना, ना कोर्ट में लेके जाना चाहिए उसको। तो अगर मैं आपको अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरे वालिद साहब चूँकि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, उन्होंने एज ए तहसीलदार ज्वाइन किया और उसके बाद वो एज ए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने ज्वाइन किया। तो जब मैं लॉ में आया, मैंने लॉ की क्लासेस ली, पार्ट 1 में था, तो उस वक्त जितने भी वाले साहब की कोर्ट के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर या वो केसेस लगे होते थे, वो वाले साहब घर लेके आया करते थे एक बैग बना के। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई कि तुमने इन केसेस को पढ़ना है, पढ़ के 2 सफ़े का ब्रीफ नोट बना के रखना है। तो मैं सारी रात उनको बैठ के पढ़ता होता था, चीज़ों को देखता था, फाइल्स को देखना, उनके अंदर से चीज़ों को डिग आउट करना, मसाइल को देखना, किस तरह से फ़ाइल चल रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और फिर वाले साहब ने अगर समझ नहीं आती थी तो वाले साहब ने बड़ा थॉरली डीपली उसको समझाना और मुझे कहते थे तुम्हें तो केस मिलेगा तो तुम पढ़ोगे, मैं तो तुम्हें बने बनाए केस ला के दे रहा हूँ। तो स्पेशली रेवेन्यू का काम जो है वो मैंने अपने वाले साहब से सीखा। और स्पेशली उन्होंने जो थी मुझे आज भी याद है कि मंसूर बुकला हाउस के मेरे साथ गए, परिवार का कोर्स लेके दिया प्रॉपरली। मुझे कहते ज़मीन का जो कानून है या ज़मीनों के जो मामलात हैं उसको समझो, उन्होंने सिखाया। और स्पेशली फिर 2 पटवारी साहिबान उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने इनको जो है वो शफ़क़त को जो है वो प्रॉपर काम सिखाना है। तो मैंने यकीन करें कि उनके साथ सफ़ के ऊपर बैठ के भी काम किया। वो कहते थे माहौल बड़ा ज़रूरी है, तुमने वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तुमने सिर्फ उनको देखना है, सुनना है, तुम्हें पब्लिक डीलिंग की समझ आएगी। तो इन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिद साहब मेरे वालिद साहब मेरे लिए रोल मॉडल है। तो उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे याद आते हैं। और वो अक्सर एक बात किया करते थे कि कोशिश करो या ना करो, इनकार तुम्हारी पॉकेट में है, जब तुम कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लोगे। और यकीन करें कि इस फार्मूले को मैंने इतनी जगह अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का कि हमेशा एक अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हमारे माशरे में ये पेशा बदनाम क्यों है। बेसिकली अब हुआ ये कि अगर हम देखें आज से 5-7 साल पीछे चले जाएं तो उसमें एक ऐसी वकला की लौट आई, मतलब जिसने कुछ नहीं बनना था उसको कहा गया कि जी और नहीं तो वकील बन जा, ठीक है, मतलब और नहीं तो एक पंजाब में अपना यार फटाले ला लेगा ना। बेसिकली ये जो माइंडसेट आया, इसने आके इस प्रोफेशन को बदनाम किया। देखिए, और इस प्रोफेशन में सॉरी टू से कि इस प्रोफेशन में ऑनेस्ट ओपिनियन की बहुत कमी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि जो है लेट्स से कि एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं और वो आपकी नब्ज़ देख के आपके प्रॉपरली उसको आपको ट्रीटमेंट देता है। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जो वकील है वो डॉक्टर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। उसको डॉक्यूमेंट की जो है वो जब तक समझ नहीं होगी, जब तक उसको वो समझेगा नहीं, चीज़ों को नहीं देखेगा, उस वक्त तक वो उसका इलाज जो है वो नहीं बयान कर सकता, नहीं दरियाफ्त नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम लोग प्रोफेशन को देखें तो वकील जो है अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, वकील जो है, और जिसका मतलब है कारसाज, ठीक है। और वकील बनने के लिए वकालत के लायक बनना पड़ता है, ठीक है। और उसमें मेन चीज़ है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अपने जो हैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि मेहनत करो। और स्पेशली एक वकील को बनने के लिए या क्वालिटीज़ अगर देखते हैं हम एक वकील में क्या होनी चाहिए, तो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि एक वकील को जो है वो बेसिक, उसमें 4 P's का फार्मूला है। उसमें पंक्चुअलिटी, प्रेपरेशन, पर्सनैलिटी और प्राइवेसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाज़िम व मलज़ूम है। प्रोफेशन में परफेक्शन का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और प्रेपरेशन अगर आप देखते हैं स्पेशली, तो उसमें आपको, मैं यंग लॉयर से कहता हूँ कि अपनी फोटोजेनिक मेमोरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें।
अपनी फोटोजेनिक मेमोरी जो है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपके सामने खुली किताब की तरह केस हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हों। तो उसमें जो है चीज़ें जब तक आप कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे, अपने फॉर एंड अगेंस्ट लॉ नहीं देखेंगे, तो आप उसके केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है जी। और उसमें जो पर्सनैलिटी है उसका जो मेजर रोल है वो है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना, प्रॉपर चीज़ों को लेकर चलना, पर्सनैलिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब हो क्या रहा है कि जी जितने लॉ कॉलेजेस हैं या जितने जो हमारे कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो सारे जो हैं वो अब एजुकेशन को सेल कर रहे हैं। ठीक है, एथिक्स एंड वैल्यूज़ कोई नहीं सिखा रहा। एथिक्स एंड वैल्यूज़ की मैं मिसाल इस तरह से दिया करता हूँ कि एक कुम्हार है ना जी, वो मिट्टी का एक लोथड़ा देता है, व्हील के ऊपर रखता है, उसको घुमाता है और बड़े प्यार से हाथों के साथ जो है वो एक घुमा के एक सुराही बना के जो है ना वो आपके पेश कर देता है। तो हमारे लॉ कॉलेजेस जो हैं या जो इदारे हैं वो सिर्फ मिट्टी का लोथड़ा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। देखिए झूठ का नो डाउट इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, जो है वो झूठ का सहारा लिया जाता है। और देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि झूठ जो है वो आपको याद रखना पड़ता है, सच याद नहीं रखना पड़ता। सच अगर आप 10 साल के बाद भी दोहराएंगे ना उस चीज़ को तो वो उसी तरह से आप बयान करेंगे जिस तरह से वो है। अगर उसमें आपने एक झूठ और एक मन घड़त वो एक कहानी बनाई हुई है ना जी, तो वो उसके पाँव कोई नहीं होते। वो जब आप जिरा में जाएंगे चीज़ों को डिग आउट करेंगे, ठीक है, तो वो उस तरह से याद नहीं रहती चीज़ें जिस तरह से लिखी हुई थी, वो फिर वहाँ से वो मार खाते हैं जी। और झूठ नो डाउट के आजकल जो है वो इतना उसमें आम हो गया है कि इस चीज़ को कर्टेल करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर एक वकील साहब के पास एक केस आया है ना तो ये हो नहीं सकता कि उसको पता ना चले कि ये सच्चा केस है कि झूठा केस है। दूसरे से तीसरा जब वो डॉक्यूमेंट देखेगा ना जी तो उसको पता चल जाएगा कि ये इसमें सच्चाई कितनी है। और अगर फिर भी वो उस केस को लेके चलता है या उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करता तो ये उसकी नालायकी है। और देखिए हर केस जो है वो कोर्ट में आने के लिए नहीं बना, बतौर वकील उसको प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहिए। ठीक है, आप उसके केस को प्रॉपरली देखें, उसको एनालिटिकल थिंकिंग पे जाएं, लॉजिकल थिंकिंग पे जाएं, पैरेलल थिंकिंग पे जाएं, लेटरल थिंकिंग पे जाएं, कोई ना कोई सलूशन उसका मौजूद होगा। और सलूशन हमेशा प्रॉब्लम के अंदर से ही आना है, कभी बाहर से नहीं आएगा। प्रॉब्लम इज़ मेंट फॉर सलूशन। और होगा क्या कि या तो हमने उस सलूशन को इग्नोर किया होगा, वो इतना आसान होगा कि हमने उसको इग्नोर किया होगा, या वो इतना मुश्किल होगा कि इससे पहले जो है वो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा दिमाग है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को लेके चलता है, आप माइंड मैपिंग करें, आप उसकी चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलें, सलूशन दें उसका। और उसमें देखिए ये हो नहीं सकता कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो ना। ठीक है, और प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इतना आसान भी होता है और इतना मुश्किल भी होता है। और हमेशा जो है विन विन सिचुएशन वो क्रिएट करें पार्टीज़ के लिए। हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है जी वो अक्सर देखने में आया है कि गरीब लोग बेचारे फंस जाते हैं और अमीर लोग जो हैं वो आराम से निकल जाते हैं। इसमें मैं जो हमारे इदारे हैं, स्पेशल नैब है या इस तरह के जो इदारे हैं, मैं इनको भी कसूरवार कहता हूँ जी। उसमें होता क्या है कि एक आम बंदा जिसने कि एक रोटी खाने के लिए कोई चीज़ ली है या चुराई है, उसको हम कहते हैं कि जिसने क्राइम किया है। हालांकि उसकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है वो देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जब मतलब उसके समझने की ज़रूरत है कि उसने वो क्राइम किया क्यों है। अगर हम लोग देखते हैं
दूसरी तरफ तो जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया, करोड़ों रुपए का हाथ मारा, करोड़ों रुपए की चीज़ें की, उन्होंने नैब ने आके इसको लीगलाइज कर दिया। ठीक है, क्या है, प्ली बार्गेन जो है वो आप कर लें, 30% दे दें, 40% दे दें, 60% दे दें, बाकी आपके लिए लीगल हो गया। ठीक है, वो जो बेचारा, हम लोग ना एक मुर्गी चोर को पकड़ लेंगे, एक बकरी चोर को पकड़ लेंगे, ठीक है, वो बेचारा रुलता रहेगा, सड़ता रहेगा, अंदर जो है वो उसका पुरसाने हाल कोई नहीं बनता, और जो बड़े लोग हैं वो इस शिकंजे से निकल जाते हैं। इस चीज़ को कर्टेल करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये जो इसमें हमारे माशरे में देखिए, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए जी, ठीक है, और इंसाफ का हसूल जो है वो अब इतना वो टफ बन गया है कि आम बंदा बेचारा जो है वो सोचते रह जाता है। हमारे जो इदारों के इस वक्त हाल है, किसी भी इदारे में चले जाएं, वो बेचारे की इतनी पहुंच ही नहीं है कि दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाए, उसको वो इज्जत नहीं दी जाती, उसको गाइड नहीं किया जाता, वो बेचारा अपने ट्रैक से या तो डी ट्रैक हुआ होता है, या उसको जो है वो नॉलेज नहीं होता चीज़ों का। और स्पेशली लेट से जैसे मेरी एक बैकग्राउंड गांव की है, तो उसमें अगर चला जाए, मतलब उसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो एक सियासत है वहाँ पे, वो तो थाने कचहरी की है। ठीक है, MPA MNAs जो हैं उनका एक अपना रोल है, मतलब कि थानेदार लगना है तो उनकी मर्ज़ी से लगना है, कोई जो है इवन पटवारी लगना है तो उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लगता सर इसमें तो। ठीक है, और वो फिर अपनी मर्ज़ी से जो है वो वहाँ पे काम करवाते हैं। इवन मैंने देखा यार, अपने रकबे की फ़र्द लेनी पटवारी वो जो है ना लोगों के लिए मुश्किल बना होता है। क्यों कि जी वो फलां MNA MPA का पटवारी लगा हुआ है, उसकी जो है वो नज़र है जी इसके ऊपर, उसने इसका डील करानी है। मतलब ऐसा ऐसा दौर भी गुजरा है जिसमें पटवारी साहिबान जो हैं वो हमारे MPA MNAs के डेरों के ऊपर जो है वो उनके दफ्तर बने होते थे, जहाँ पे आम आदमी का जो है वो रसाई नहीं होती। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल वजह है, और इसमें हमारा जो है हमारी बार जो हैं उनको प्रॉपर रोल प्ले करना चाहिए। वो कर भी रही हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ को लेके चल रही हैं, और इन चीज़ों को जो है वो मैं इसे डिनाई नहीं करता, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। देखें, जो ओथ का मामला है ना जी, वो है साहिल जो केस अपना लेके आया है जी, या गवाहान जो हैं। ठीक है, बेसिकली एक इंसिडेंट या एक जो भी चीज़ है, केस है, जिस बंदे के साथ वो हुआ है वो उसको बेहतर जानता है। ठीक है, वो उसकी चूँकि उसके ऊपर बीती होती है वो सारी चीज़, ठीक है, तो वो उसको एक अल्लाह ताला का खौफ दिलाया जाता है कि यार ये तुम देने लगे, गवाही देने लगे हो, जो है इसके ऊपर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के या अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के तुम ये देखो गवाही दो कि जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो। इवन ये अब तो बड़ा फिर भी पोलाइट कर दिया गया, इससे पहले ये था कि अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई चीज़ छुपाऊँ तो अल्लाह का कहर मेरे ऊपर नाजिल हो। बट अब इसको लेके चले गए हैं, इसमें थोड़ा सा एक पोलाइट इसको कर दिया गया है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा अल्लाह मेरे से नाराज़ हो। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि जी वकील साहब से क्यों नहीं ओथ लिया जाता, मेन चीज़ है कि जी केस जो है या चीज़ जो है वकील साहब ने तो उस केस को प्रेजेंट करना है कोर्ट के आगे, उसके कानूनी नुकात को बेहतर तरीके से लेके चलना है, कोर्ट की असिस्टेंस करनी है। जो एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसने कोर्ट की रहनुमाई करनी है, ना कि उसने पार्टी के साथ पार्टी बनना है। ठीक है, अगर वो पार्टी के साथ पार्टी है, ठीक है, उसका भी रोल है उस इंसिडेंट में, तो फिर तो मैं कहूँगा जी उसका आप ओथ लें। जब उसका कोई रोल नहीं है फिर तो इस तरह से तो ये भी कहा जा सकता है ना कि जी सेकंड जो आपका डिफेंडेंट है उसके वकील साहब भी ओथ लें। ठीक है, तो बात ये है कि वकील के साथ तो वो इंसिडेंट नहीं हुआ, वो बीती नहीं हुई, वो चीज़ वो स्टोरी नहीं है, वो तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बेहतर अंदाज से कोर्ट को बयान कर रहा है, और कोर्ट को जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं लॉ के वो दिखा रहा है और उसको लेके चल रहा है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें नॉर्मली जो देखा गया है, जो कोशिश होती है वो एविडेंस के टाइम के ऊपर जो साहिल है उसको एक झंझोड़ा जाता है कि यार अभी भी टाइम है,
तुमने अगर गलत कहा है तो अभी भी जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होके तो माफ़ी की तलबगार जो है ना वो बन जाओ, या तुम एक अल्लाह ताला का खौफ, अगर तुम मुसलमान हो तो ये जो है तुम्हारे अंदर जागना चाहिए, झूठी गवाही ना दो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। इस चीज़ को तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त जो हमारी जेलें हैं या जो भी एक सिलसिला है उसमें अगर गरीब लोग जो हैं वो नो डाउट, मैं भी इस चीज़ को अक्सर फील करता हूँ, देखता हूँ कि उसमें उनकी जो है वो तादाद ज़्यादा है। देखें, बात यह है कि मेन चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो जब तक हमारी सोसाइटी में बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंश्योर नहीं की जाती, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन और खाना पीना, ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है, वो जब तक इंश्योर नहीं की जाती उस वक्त तक अब होता क्या है जी, सम टाइम नंबर ऑफ़ केसेस में देखने में आया है जो क्राइम है वो कमिट किया है किसी बड़े आदमी ने, उसने अपने ड्राइवर को फंसा दिया है, उसने अपने मुलाजिम को फंसा दिया है, मुलाजिम को आगे कर दिया है। ठीक है, वो मुलाजिम जो है वो बेचारा उनके साथ होने का खमियाजा भुगत रहा है, या तो वो जानबूझ के खमियाजा भुगत रहा है या उसको पे कर दिया गया है, उसको एक पे करके अपने फ्रंटमैन के तौर पे खड़ा कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी बहुत आम हैं हमारे माशरे में, और उसमें वो बेचारे जो हैं पहले ऑलरेडी मुलाजिम होते हैं, उनको पता है कि यार अगर मैंने इनका साथ ना दिया तो मुझे मुलाजमत से भी निकाल देंगे, फारिग कर देंगे, मैं और किधर जाऊँगा। ठीक है, तो उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक इंसाफ है, देखिए इंसाफ मुआशरे में नज़र आना चाहिए। इंसाफ जो है, इंसाफ का क्राइटेरिया जो है वो गरीब और अमीर का बराबर होना चाहिए। उसमें जहाँ जिन मुआशरों में ये तमीज़ होना शुरू हो जाए ना कि जी गरीब का अलहदा कानून है और जो है अमीर का अलहदा कानून है, वो मुआशरे तबाही की तरफ जाते हैं, और हमारा मुआशरा ऑलरेडी उसकी तरफ जा रहा है। मतलब चीज़ें जो हैं वो हमारे अब देखा जाए तो बाहर निकलती जा रही हैं हाथों से। और इसमें जो स्पेशली हमारा जो कवानीन है इनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो कवानीन हैं वो आए थे गुलामाना ज़हनीत के बने हुए हैं, वो अंग्रेज़ों ने बनाए हम गुलामों को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक वही 1800 के 1900 के वही कवानीन चल रहे हैं, जबकि अब इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी देख लें कहाँ चली गई है, चीज़ें कहाँ चली गई हैं। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कितने रैपिडली इंक्रीज़ की है। अब ये जो क्राइम आ रहे हैं, अब क्राइम की नेचर भी चेंज हो गई है, अब बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पहले जो था वो नेट और ये और वो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो क्राइम भी कम थे। जितनी इन चीज़ों की तरफ चलते जा रहे हैं क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें आके लूप होल्स इतने हैं उन सिस्टम्स में कि वो आ जाके फिर गरीब भी बेचारा जो है ना उसमें पकड़ा जाता है। ठीक है, इवन उसने बेचारे ने किसी जगह पे सिम लेने के लिए कुछ शनाख्ती कार्ड दिया होता है ना, तो वो मिसयूज़ हो जाता है। और हमने ये नहीं देखना कि मिसयूज़ हुआ कैसे है। हमने देखिए किसी भी सिस्टम को आप सिस्टमेटिक तरीके से चला देना जी तो सिस्टम सर्वाइव कर जाता है, बंदे सर्वाइव नहीं करते। हमारे यहाँ पे सिस्टम्स नहीं हैं चीज़ों के, और जब सिस्टम ना हो तो फिर इसी तरह से चीज़ें जो है ना वो लेफ़्ट राइट जो है ना किसी के गले डालनी होती हैं, पुलिस वालों ने भी दूसरों ने भी, चूँकि प्रेशर होता है तो वो ऐसा डलता है ना, बेचारा गरीब ही फंसता है। वो बेचारा ऐसा फंसता है कि उसके लिए और रास्ता नहीं निकलता, और वो उसमें से निकलना भी समटाइम चाहता है, तो वो जो उसको कानून के शिकंजे में ऐसा फंसा दिया जाता है, ऐसी FIR काट दी जाती है, ऐसी चीज़ें उसके ऊपर झूठे केसेस बना दिए जाते हैं या पैसे लेके बना दिए जाते हैं। हमारे सिस्टम है जी यहाँ पे। ठीक है, थाने कचहरी में चले जाएं, सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी जो किसी की मुट्ठी गर्म कर देगा। ठीक है, हम जितना मर्जी इसको जो है वो कर्टेल कर लें, कितना ये नहीं है, ये सर है, बिल्कुल है। वो मतलब कि सीधा मांगते हैं कि जी जिसके पास वो बेचारे जिसके पास कुछ नहीं है वो थाने में 10 दिन भी जाकर उलता रहेगा तो उसका कुछ नहीं बनना। इवन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ पर्सनली, वो मेरा एक गन पॉइंट के ऊपर चोरी ये सदीक ट्रेड सेंटर के बाहर हो गया, वॉलेट चोरी हो गया। ठीक है, स्नैच हो गया, तो मैं थाने चला गया।
ठीक है, थानेदार जो है उसको पता है कि ये वकील है, सारा कुछ है, फिर भी उसने यकीन करे 4 बजे का वकूआ था और रात तकरीबन को 10 बजे जाके FIR काटी उसने कि जी डकैती की FIR नहीं देनी है आपकी, चोरी की वो जी आप कहें जी शीशा खुला हुआ था अंदर से हाथ डाल के ले गया, डकैती की FIR नहीं देनी। भाई जब हुई डकैती है तो फिर क्यों नहीं देनी डकैती की FIR? वजह यह है कि जब अगर मेरे से 10 साल बाद भी कोई पूछेगा ना तो मैं कहूँगा हाँ ऐसे आया, ऐसे उसने गन पॉइंट के ऊपर मेरे से वो स्नैच करके ले गया। अब बतौर वकील, मैं वकील हूँ, मेरे साथ मेरे एसोसिएट वो भी साथ हैं, और हम बतौर वकील होके 4 घंटे रुल गए हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा सर?